तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे? तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और उसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखे थे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किए थे ड्यू टू ए लाइन चार्ज, स्फेरिकल चार्ज एंड प्लेन शीट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर लॉन्ग लाइन चार्ज हो जाए तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर लार्ज सरफेस चार्ज हो जाए, लार्ज सरफेस चार्ज, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हॉलो स्फीयर हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 था, आउटसाइड में था के क्यू बाई आर स्क्वेयर। के मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ई का मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे था जो कि था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। उसके बाद स्फेरिकल वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि था क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ई आउटसाइड क्या था? तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर, और ई का मैक्सिमम वैल्यू यही था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ डेरिवेशंस किए थे यूजिंग गॉस लॉ। उसमें कुछ रिजल्ट्स आया था जिसे तुम्हें याद रखना है। पहला रिजल्ट था लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए, जो कि था E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा रिजल्ट था लार्ज सरफेस चार्ज के लिए, जो कि था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा था हॉलो स्फीयर के लिए। हॉलो स्फीयर के लिए इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड में के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ के क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे था? सरफेस पे। फिर स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ चार्ज कंसिडर किए थे। उसमें इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे था? सरफेस पे, जो कि था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या आ सकता है? क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्या होगा? तो होगा F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट चार्ज को डाल दें तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई लॉन्ग लाइन चार्ज क्रिएट कर सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कोई लॉन्ग लाइन चार्ज है, उसके नियर बाई में एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? तो फोर्स होगा क्यू ई, जहाँ पी का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिमिलरली अगर एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा? तो वंस अगेन क्यू ई, लेकिन यहाँ पे ई का वैल्यू क्या होगा? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस। An infinite line charge produces a field of 9 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb at a distance of 4 centimeter. तो कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक इन्फानाइट लाइन चार्ज, मतलब लॉन्ग लाइन चार्ज,
और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कितना डिस्टेंस पे 4 सेंटीमीटर पे। और बताना क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्डा बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ई पता है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और डिस्टेंस पता है, मतलब आर पता है, आर है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब 4 × 10⁻² मीटर। और बताना है लैम्डा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है E = λ/2πε0 r। ठीक है, E होता है λ/2πε0 r। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2πε0 है। अगर डिनोमिनेटर में 4πε0 आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि 1/4πε0 क्या होता है 9 × 10⁹। तो अगर 2 को 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 2 λ/4πε0 r। ठीक है, अब E का वैल्यू कितना है, तो E का वैल्यू है 9 × 10⁴। 2 लैम्डा और 1/4πε0 कितना होगा 9 × 10⁹ और R 4 × 10⁻²। देखो क्या क्या किए हैं, 2 लैम्डा है और 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹। तो 1/4πε0 में डिनोमिनेटर में 9 × 10⁹ मत लिखना। ठीक है, 1/4πε0 है 9 × 10⁹ और R दिया हुआ है, R कितना है 4 × 10⁻²। लैम्डा चाहिए, सॉल्व कर लो आ जाएगा। ऐसे 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा = 2 इधर है इंटू 10⁻² है, इधर 9 है, तो 10 का पावर डिनोमिनेटर में हो जाएगा -11, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10 का पावर -11। 10 का पावर -11 इधर गया इंटू 10 का पावर 4, तो 10 का पावर -11 इंटू 10 का पावर 4, 10 का पावर -7। ठीक है, और यूनिट क्या होना चाहिए, तो कूलम पर मीटर। तो लैम्डा इज 2 × 10⁻7 कूलम पर मीटर। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 × 10⁻7 कूलम पर मीटर। 10 का पावर -6 होता है माइक्रो, तो 20 माइक्रो कूलम पर मीटर। ठीक है, तुम यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो, वैसे भी आंसर दिए जा सकते हैं। ठीक है, लैम्डा का यूनिट कूलम पर मीटर क्यों है, तो लैम्डा क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 40 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, और सेकेंड पार्ट व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द स्फीयर। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर में जो भी चार्ज होगा सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, सिग्मा कितना है 40 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा इज 40 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 1.2 मीटर। डायमीटर पता है, मतलब रेडियस पता है, इसका रेडियस कितना होगा डायमीटर का हाफ, मतलब 0.6 मीटर। अगर डायमीटर 1.2 मीटर है तो रेडियस क्या होगा 0.6 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या मांगा है, चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज ऑन द स्फीयर। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया पे चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक एरिया पे चार्ज हुआ सिग्मा। तो अगर एरिया ए हो जाए तो चार्ज क्या होगा सिग्मा इंटू ए।
और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, चार्ज ऑन द स्फीयर, मान लो Q है, तो Q होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एरिया क्या होगा 4πr²। ठीक है, तो सिग्मा 40 माइक्रोकूलम, 4 is 4, पाई अप्रॉक्सीमेटली 3.14, रेडियस 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद में आएगा 180.86। तो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 180.9 और यूनिट क्या होना चाहिए, तो यूनिट होगा माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्यों होगा, क्योंकि सिग्मा दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे 10⁻⁶ से हम मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इससे फाइनल आंसर में माइक्रोकूलम होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज ऑन द स्फीयर इज 180.9 माइक्रोकूलम। इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द स्फीयर। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका आंसर होगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q/ε0 गॉस लॉ से। ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ। द सेकेंड पार्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द स्फीयर इज यूजिंग गॉस लॉ इज Q/ε0। Q का वैल्यू कितना है, तो 180.9 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो अब यूज कर रहे हैं 10⁻⁶, और ε0 का वैल्यू क्या होगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। 8.854 को अप्रॉक्सीमेटली 9 मान लो, 8.854 अप्रॉक्सीमेटली 9 के बराबर है, तो मान लो ये 9 है, तो 9 2 18, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा 20 पॉइंट समथिंग, चलो 20.4 मान लो, इंटू इधर 10⁻⁶, इधर 10⁻12, तो 10⁻6। और फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली 20.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एक लार्ज प्लेन शीट है। ठीक है, जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, और यहां से एक थ्रेड लगा दिए और थ्रेड से एक पॉइंट चार्ज को बांध दिए। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका चार्ज Q है और मास M है। ठीक है, चार्ज Q, मास M, चार्ज इज प्लस Q, मास इज M। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा और स्ट्रिंग में कुछ टेंशन भी होगा। फाइंड थीटा एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। क्या करेंगे इसमें, एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, फोर्सेस क्या क्या लगेगा, mg डाउनवर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE इस साइड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, QE के बराबर। ठीक है, रिपल्सिव, और इधर कौन सा फोर्स होगा, टेंशन। टेंशन को रिजॉल्व कीजिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इस साइड में कंपोनेंट T cos थीटा, इधर कंपोनेंट T sin थीटा। हॉरिजॉन्टल साइड में T sin थीटा QE को बैलेंस करेगा और वर्टिकल में T cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता ही सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
अभी तुरंत ड्राइव किए थे, E इक्वल टू क्या लेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड में हम लोग लिखेंगे T साइन थीटा इक्वल टू QE, और वर्टिकल में क्या लिखेंगे, T कॉस थीटा इक्वल टू mg। इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, हम लोग को क्या मिलेगा, tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब tan थीटा। राइट साइड में QE अपॉन mg, ई क्या वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए, तो Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। तो थीटा बताना है, थीटा इक्वल टू क्या मिला, tan इनवर्स Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या मांगा है, टेंशन। टेंशन के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो LHS में क्या होगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो LHS में हो गया टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन। राइट साइड में क्या होगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो टी स्क्वायर इतना हुआ, तो टी इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, क्यू तो क्यू ही है, ई के बदले सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। दिस इज टेंशन। टेंशन ऐसे ही बोल सकते थे, क्यू और एम जी का रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। इससे टी इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए क्लोज्ड बॉक्स इज 3 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, और सेकेंड पार्ट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स was 0, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? देखा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक क्लोज बॉक्स है, उसके थ्रू नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, 3 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो हमें क्या यूज करना है, सिंपल गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग गॉस लॉ यूज किए, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड क्या होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई है 3 × 10⁻³, तो 3 × 10⁻³, और एप्सिलॉन नॉट है 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 9 मानो, तो 9 × 3 = 27, 27 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 26 कुछ मान लो, 26.45 कुछ भी, इंटू 10⁻³ और -12, 10⁻⁻9 कूलम। इसको ऐसे भी सकते हो 26.4 नैनो कूलम। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया है, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तुम एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो जाए थ्रू द बॉक्स, तो क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तुम क्या बोलोगे, बताओ तुम लोग, तुम्हारा आंसर येस होगा। क्यों आंसर येस होगा, तो दिया हुआ है कि फाई 0 है और पूछा है कि क्यू इनसाइड क्या होगा, तो ऑब्वियसली क्यू इनसाइड 0 होगा। क्यू इनसाइड 0 मतलब टोटल चार्ज 0 होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज 0 है। अगर मान लो कि एक चार्ज प्लस क्यू डाल दिए, एक चार्ज माइनस क्यू डाल दिए, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कितना होगा, 0। तो नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज है ही नहीं, चार्ज है, देयर आर 2 चार्जेज, लेकिन उसका सम क्या है, 0 है। ठीक है, ए चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू is revolving
around a long line charge of linear charge density plus lambda in a circle, find the kinetic energy of the particle. अच्छा, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? mv²/r, mv²/r, ठीक है, या m ओमेगा स्क्वायर r। तो v के टर्म में mv²/r और ओमेगा के टर्म में m ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे वो एक्सटर्नल एजेंट कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ किस फोर्स के कारण घूम रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? QE। इलेक्ट्रिक फील्ड में QE। यहाँ पे हम लोग F इक्वल टू यूज करेंगे QE और F इज mv²/r। F हुआ mv²/r एज वेल एज F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? QE। तो QE के बदले लिखा गया mv²/r। और लाइन चार्ज के लिए हम लोग डेरिवेशन किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? λ/2πε0r और राइट साइड में mv²/r। लास्ट क्लास में डिराइव किए थे। r कैंसिल आउट, mv² का वैल्यू क्या मिला? qλ/2πε0। mv² आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या यूज करेंगे? हाफ mv², ठीक है। हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो mv² को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या मिलेगा? qλ/4πε0। तो काइनेटिक एनर्जी qλ/4πε0। प्रॉब्लम में r नहीं दिया हुआ था, प्रॉब्लम में m नहीं दिया हुआ था, प्रॉब्लम में v नहीं दिया हुआ था, फिर भी काइनेटिक एनर्जी निकल गया। ना m पता था, ना v पता था, ना किस रेडियस में घूम रहा है वो पता था। सिर्फ हम लोग को क्या पता था? q और लैम्डा। q और लैम्डा के टर्म में ही आंसर है, ठीक है। दो लार्ज प्लेन शीट है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है और 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। 1 दोनों का लेफ्ट, 3 दोनों का राइट और 2 दोनों के बीच के। हम लोग को बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, 2 एंड 3, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। ऐसा कीजिए कि लेफ्ट वाला प्लेट का नाम दे दिए A और राइट वाले प्लेट का नाम दे दिए B। A पे तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में होगा? अवे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होगा और नेगेटिव के टुवर्ड्स। ये पॉजिटिव चार्ज है, A इज ए पॉजिटिव चार्ज, तो A के राइट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगा और A के लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? लेफ्ट। मतलब A के कारण A के राइट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और A के लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट। A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिए EA, ठीक। B पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब B के कारण B के राइट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगा और B के कारण B के लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में होगा? राइट। इसका नाम दे दिए EB, ठीक। हम लोग जानते हैं लार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? σ/2ε0। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? σ/2ε0, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का σ/2ε0 ही होगा। प्लस लो चाहे मास लो, मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अब हम लोग को बताना है रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी आर गोइंग टू यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट।
तो 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम दे दिए E1। तो रीजन 1 में देखो E और EB दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। राइट साइड पॉजिटिव मान लो, लेफ्ट साइड नेगेटिव मान लो। तो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, EB माइनस EA, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0। इसके बाद रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में है, राइट ही, दोनों को पॉजिटिव मान लेंगे। राइट साइड हम पॉजिटिव मान ही रहे। E2 क्या होगा, EA प्लस EB, मतलब कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल आउट, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और राइट साइड पॉजिटिव माने और पॉजिटिव ही आंसर आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में होगा, राइट साइड ही होगा। ठीक है। अब इसके बाद रीजन 3 में, रीजन 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, EA माइनस EB, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। राइट साइड पॉजिटिव मान रहे हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव। EA माइनस EB करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, 0। ठीक है, मतलब रीजन 1 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, किस साइड में, राइट साइड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसका यूज करेंगे कैपेसिटर में, यही कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में यूज करेंगे। ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमसे ये भी पूछ सकता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हम लोग को ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, तो रिजल्ट तो पता है, रीजन 1 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सिर्फ रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किधर से किधर, लेफ्ट से राइट साइड। तो ऐसा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करना है, ए बी, ए पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, बी पे माइनस सिग्मा, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में है, और किधर साइड में, राइट साइड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है। वैसे दोनों लार्ज सरफेस चार्ज है, अगर लार्ज नहीं रहे, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर लार्ज नहीं रहे, छोटा रहे, तो क्या होगा कि किनारे किनारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बेंड करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, बेंड कर जाएगा, वो बेंड करेगा। ठीक है। अगर लार्ज नहीं रहा, तो लार्ज है तब तो एंड कहीं मिलेगा ही नहीं, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लार्ज है, तो किनारे किनारे बेंड नहीं करेगा। ठीक है। वैसे अगर छोटा रहे तो किनारे किनारे बेंड करेगा, और इसका नाम होता है फ्रिंजिंग इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। तीन लार्ज प्लेट्स हैं, प्लस सिग्मा माइनस 3 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, 4 रीजन्स हैं, 1 2 3 4। चारों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करना है। कर सकते हैं, उसी तरह से कीजिए। पहले ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कीजिए, फिर बी के कारण ड्रॉ कीजिए, फिर सी के कारण ड्रॉ कीजिए, और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाइए। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं। ए पे पॉजिटिव चार्ज है, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में होगा, उससे आउटवर्ड एवरीवेयर, मतलब ए के ऊपर ऊपर रहेगा और ए के नीचे नीचे रहेगा, ए से आउटवर्ड यही हुआ ना। ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिए ई ए। अच्छा, चारों रीजन में एरो दिखाइए, चारों रीजन में एरो दिखा रहे हैं, जिधर है उधर। तो ए से अब ऊपर में ऊपर और नीचे में नीचे। फिर बी, बी पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो बी के टुवर्ड्स होगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बी के ऊपर बी की तरफ और बी के नीचे भी बी की तरफ। ठीक है, तो ये हम लोग क्या ड्रॉ किए हैं, ई बी। फिर देखो सी, सी पे पॉजिटिव चार्ज, तो सी से अभी मतलब ऊपर साइड में ऊपर और नीचे साइड में नीचे। सी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिए ई सी। अब तीनों का मैग्नीट्यूड, ई ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा ही है। ई बी क्या होगा,
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, लेकिन सिग्मा का मैग्नीट्यूड 3 सिग्मा, माइनस मत लीजिएगा, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। फिर सी क्या लिखेंगे जी, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हम नहीं काट रहे हैं, रहने दे रहे हैं। डिनोमिनेटर तीनों का सेम ही रख रहे हैं ताकि ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव किधर मान लो, ऊपर। तो रीजन 1 में ई ए और इसी पॉजिटिव, ई बी क्या हो गया, नेगेटिव। हम लोग क्या लिखेंगे, ई ए प्लस ई सी माइनस सी बी। ई ए है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ई सी है 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, और माइनस सी बी 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या मिला 0। ई 1 हो गया 0। फिर ई 2 ऊपर ही पॉजिटिव मान ले रहे हैं, ई सी पॉजिटिव, ई ए ई बी नेगेटिव, ई सी पॉजिटिव माइनस ई ए माइनस ई बी, ठीक है। तो ई सी मास ई ए मास ई बी हम लोग कर रहे हैं। ई सी कितना है 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कि माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मास 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या मिला मास 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब मास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन क्या बता रहा है, नीचे की तरफ, हम ऊपर पॉजिटिव माने हैं तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डाउनवर्ड। मतलब E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, ठीक है। उसी तरह से E3 E4 आप लोग बताइए क्या आता है, पॉजिटिव आ गया है ना, मतलब ऊपर है। E3 में E माइनस रहेगा, E B E C प्लस रहेगा, मतलब 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऊपर हो गया पॉजिटिव, मतलब ऊपर हो गया। E4 फिर से 0 आ रहा ना, E नेगेटिव, E B पॉजिटिव, E C नेगेटिव, 0 आएगा, मतलब किनारे किनारे फिर से 0 हुआ। लेकिन 2 और 3 में डायरेक्शन देखिए किधर है, रीजन 2 में डाउनवर्ड, रीजन 3 में अपवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, रीजन 2 में डाउनवर्ड, रीजन 3 में अपवर्ड। अच्छा, रीजन 2 में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है या रीजन 3 में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसमें 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा होगा ना, तो इधर फील्ड लाइन्स ज़्यादा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिए हुए हैं, एक हेमिस्फीयर है एंड दिस इज क्लोज्ड हेमिस्फीयर, सेंटर सी है, सी क्या है, सेंटर है, ठीक है। सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है Q, और ऊपर में x एक्सिस है, ऊपर में क्या है, x एक्सिस है। सेंटर को ओरिजिन मान लिया, सेंटर को क्या मान लिया, ओरिजिन, ठीक है। और सेंटर से x डिस्टेंस बोल सकते हो, या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x है, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है। और x बहुत स्मॉल है, s क्या है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। या बेस्ट लिख सकते हैं मॉड x इज स्मॉल, मॉड x क्या है, स्मॉल है। बताना ये है कि फ्लक्स थ्रू स्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू क्या बताना है, हेमिस्फीयर, इफ नंबर 1 x ग्रेटर देन 0, नंबर 2 x इक्वल टू 0, नंबर 3 x स्मॉलर देन 0, ठीक है। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x ग्रेटर देन 0, सेकेंड पार्ट x इक्वल टू 0, और थर्ड पार्ट x स्मॉलर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मतलब कि s कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, s कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब आउटसाइड, x लेस देन 0 का मतलब हुआ s कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब इनसाइड, और x इक्वल टू 0 बोलने का मतलब हुआ कि सरफेस पे, मतलब सेंटर पे ही,
ए से फिर 0 बोलने का मतलब क्या हुआ, सेंटर पे। चलो x ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब पॉइंट चार्ज कहाँ पे है, आउटसाइड। अगर पॉइंट चार्ज आउटसाइड में हो गया तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ड्रॉ किए, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए। तो देख सकते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, और जितना इंटर किया उतना तो लीव कर गया, प्लस क्या हो गया, 0। ये तो ऐसे बोले। दूसरा चीज़ ये है कि वो जो चार्ज है तो आउटसाइड है, तो क्यू इनसाइड क्या होगा, 0। अगर आउटसाइड हो गया मतलब क्यू इनसाइड 0 हो गया तो प्लस क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट के लिए आंसर क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट के लिए आंसर हो गया 0। थर्ड के लिए आंसर, तो थर्ड में कहाँ पे है, इनसाइड में, इनसाइड में, तो प्लस क्या होगा, क्यू इनसाइड क्या मिलेगा, क्यू इनसाइड क्यू हो गया तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो थर्ड के लिए आंसर क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सेकंड का आंसर दो, क्या होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सेकंड केस में कहाँ पे है, हेमिस्फीयर के सेंटर पे है। अगर हेमिस्फीयर के सेंटर पे रख दें और स्फीयर कंप्लीट कर दें, सेकंड पार्ट के लिए बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट के लिए, अगर हेमिस्फीयर के सेंटर पे रख दें और स्फीयर कंप्लीट कर दें, तो यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज रखे हैं तो नीचे जितना फील्ड लाइन पास करेगा उतने फील्ड लाइन ऊपर पास करेगा। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि एक हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, हाफ होगा। इसलिए सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए चार्ज Q0 इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस r. A sphere of equal radius r is constructed with its center on the circumference of the ring. To find the electric flux through the surface of the sphere. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चार्ज Q0 डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R. तो सबसे पहले एक रिंग है जिसपे चार्ज है Q0. तो देयर इज ए रिंग ऑफ रेडियस R और इस पे चार्ज है Q0, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस कैपिटल R इज कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स सेंटर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग. तो एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया गया ऑफ इक्वल रेडियस और उसका सेंटर रिंग के सर्कमफ्रेंस पे है, और उसका सेंटर कहाँ पे है, तो रिंग के सर्कमफ्रेंस पे. तो लेट अस ड्रॉ स्फीयर. तो एक स्फीयर है ऑफ इक्वल रेडियस कैपिटल R. तो एक स्फीयर है ऑफ इक्वल रेडियस कैपिटल R और इस स्फीयर का सेंटर इस रिंग के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है. तो मान लो कि दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, CS लिख दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ स्फीयर, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग, CR लिख दे रहा हूँ. CR मतलब सेंटर ऑफ रिंग और CS मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर. दोनों का रेडियस कैपिटल R है, रिंग का भी रेडियस कैपिटल R है, स्फीयर का भी रेडियस कैपिटल R है. और हमें बताना क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर. स्फीयर के थ्रू फ्लक्स बताना है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोगों के पास 3 फार्मूला है. पहला फार्मूला क्या है? तो पहला फार्मूला है E.A. कब यूज करते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और सरफेस फ्लैट होता है. दूसरा फार्मूला है इंटीग्रल E.dA. ये हर जगह यूज होता है, भले ही यूज करने में नानी याद आ जाए. इसके बाद थर्ड फार्मूला क्या है? तो गॉस लॉ विच इज फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इसमें बेस्ट होगा फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हम लोग ऐसा करेंगे कि स्फीयर के अंदर जो चार्ज है अगर वो किसी तरह से कैलकुलेट कर लिया जाए तो वी कैन यूज फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स निकल जाएगा. ठीक है, तो हम लोगों का एम हो गया कि स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है. अब क्वेश्चन फिजिक्स से चला गया ज्योमेट्री में. ठीक है,
तो देखो कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाए। रिंग का रेडियस आर है, स्फीयर का भी रेडियस आर है। अगर दोनों का सेंटर ज्वाइन कर लो तो ये आर होगा, ठीक है। रिंग के सेंटर से रिंग के सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होगा, उसके रेडियस के बराबर। फिर स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, उसके रेडियस के बराबर। तो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। उसी तरीके से अगर इधर ज्वाइन कर लिया जाए और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लिया जाए तो दिस इज इक्वल टू आर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर, दिस इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी तीनों एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल से क्या फ़ायदा होगा भाई, एंगल हम लोग क्यों निकाले हैं, देखा जाए। इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो रिंग, स्फीयर, इधर रिंग इधर स्फीयर, ठीक है। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल भी है 60 डिग्री। तो पूरा एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो अगर यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लूँ तो दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। और रिंग का इतना पोर्शन स्फीयर के अंदर में है, ठीक है। वैसे हमें पता है कि अगर एक सर्कल ले लें तो सेंटर पे कितना एंगल बनाते हैं, 360 डिग्री। और यहाँ पे सर्कल का पार्ट जो कि स्फीयर के अंदर है वो कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री 360 डिग्री का कितना पार्ट है, 1/3, ठीक है। 120 डिग्री 360 डिग्री का कितना पार्ट है, 1/3। तो अगर पूरे रिंग पे चार्ज है Q0, अगर पूरे रिंग पे चार्ज है Q0, तो स्फीयर के अंदर जो पोर्शन है उस पर चार्ज कितना होना चाहिए, तो Q0 का 1/3। अगर पूरे स्फीयर पे चार्ज है Q0 तो स्फीयर के अंदर जो पोर्शन है उस पर चार्ज क्या होना चाहिए, Q0 का 1/3। और Q0 का 1/3 क्या होगा, Q0/3। एंड दिस इज Q इनसाइड, दिस इज व्हाट, Q इनसाइड। तो हम बोल सकते हैं कि जो Q इनसाइड यहाँ पे होगा वो होगा Q0 का 1/3। तो फ्लक्स हम बता सकते हैं, फ्लक्स थ्रू स्फीयर क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q0/3 ε0, ठीक है। तो क्वेश्चन बोर्ड लेवल नहीं है, ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल नहीं है। तो जो लोग बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हो, लेकिन जेई मेन, जेई एडवांस्ड और नीट वाले बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिए हुए है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक लार्ज प्लेन शीट है। तो दिस इज ए लार्ज प्लेन शीट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। और एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ L है और बॉब पे चार्ज -Q है और मास M है। और इक्विलिब्रियम में वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिए, इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया गया। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है। तो दिस पोजीशन इज इन इक्विलिब्रियम और टाइम पीरियड बताना है ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। तो अगर तुम्हें जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर इस बॉब का FBD बनाया जाए तो फोर्सेस क्या क्या लगेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, स्ट्रिंग के कारण टेंशन, एक और फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इस लार्ज शीट के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में राइट वर्ड होगा और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वर्ड होगा। तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स राइट साइड लगेगा या लेफ्ट साइड लगेगा? तो लेफ्ट साइड में, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इधर लगेगा। और फोर्स कितना के बराबर होगा? क्यू के बराबर। ठीक है, तो फोर्स इधर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। तो जी इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर जी प्लस एफ अपॉन एम। जी इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर जी प्लस वेक्टर एफ अपॉन एम। ठीक है, तो ये तो वेक्टर इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में एफ कितना है? क्यू के बराबर। टेंशन को कंसीडर नहीं करेंगे, एफ में टेंशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। एफ मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एसएचएम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर एसएचएम का कॉन्सेप्ट नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा। इस क्वेश्चन में एफ कौन सा लेंगे? एफ कौन सा लेंगे? एफ लेंगे क्यू। एफ यहाँ पे टी नहीं लेना है। ठीक है, तो एफ है यहाँ पे क्यू। तो एफ देखो इस साइड में लग रहा है, एफ लग रहा है लेफ्ट साइड में और जी है डाउनवर्ड। एफ और जी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जी इफेक्टिव का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए √g² प्लस f² अपॉन m², क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जी इफेक्टिव आ गया। अगर जी इफेक्टिव आ गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड होगा 2π√L अपॉन जी इफेक्टिव। तो 2π√L अपॉन जी इफेक्टिव इज व्हाट? √g² प्लस f² अपॉन m²। अब f किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। ठीक है, f किसके बराबर है? तो क्यू के बराबर है। और e किसके बराबर होगा? तो सिग्मा अपॉन 2ε0। तो यहाँ पे f की जगह पे डाल दो q सिग्मा अपॉन 2ε0। तो ये मिला 2π√L अपॉन √g² और f की जगह पे q सिग्मा अपॉन 2ε0। तो उसका स्क्वायर क्या होगा? तो q² सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4ε0² m²। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इज दिस। तो बहुत लोगों को नहीं चमका होगा, चमकने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम लोग एसएचएम पढ़े होगे तब तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एसएचएम रिवाइज करो और फिर इसको देखो। ठीक है।